हेलो दोस्तों, आपका विशाल स्टडी पॉइंट में स्वागत है। हम आपके लिए एक इम्पोर्टेंट सीरीज लेके आए हुए हैं जो वीडियो री एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो ये जनरल अवेयरनेस का कह सकते हैं, सामान्य जानकारी के ये क्वेश्चन आपके सामने हम प्रेजेंट कर रहे हैं। जैसा कि ये 50 क्वेश्चन हैं जो कि 2000 कह सकते हैं कि 2018 में जो पेपर हुआ था आपका, और 23 तारीख को मॉर्निंग शिफ्ट का ये 50 क्वेश्चन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और विद एक्सप्लेनेशन के साथ में हम आपको समझाते हुए चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कैलिस्टो एम टी एरियल और सेंचुरी विभिन्न प्रकार के डैश हैं। जो कैलिस्टो एम टी हैं और एरियल और सेंचुरी विभिन्न प्रकार के किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये आपके फॉन्ट के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? फॉन्ट के अंतर्गत आते हैं। तो इसका थोड़ा सा विस्तार देख लेते हैं, इसका विस्तार क्या कह रहा है इसके बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो फॉन्ट होते हैं ये वर्डों, अक्षरों, संख्याओं और प्रतीकों का पूरा सेट होता है जो एक सामान्य वजन, चौड़ाई और शैली को साझा करता है। शैली एक फॉन्ट परिवार में एक व्यक्तिगत फॉन्ट का एक संस्करण है। जैसे यहाँ पर है, आमतौर पर रोमन, प्लेन, इटैलिक आदि जैसी विभिन्न प्रकार की शैलियाँ हैं। ठीक है, तो ये इसके अंतर्गत आती हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करता है? इसमें से कौन सा इंटरनेट की पहुंच प्रदान करता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ISP। ISP इसका करेक्ट ऑप्शन है, बी फॉर बॉम्बे। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक तो ISP की फुल फॉर्म याद कर लो। जो ISP की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, है ना। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एक कंपनी है जो ग्राहकों को इंटरनेट का उपयोग प्रदान करती है। भारत में जैसे कि एयरटेल है, जियो है, वोडाफोन है आदि ये प्रमुख इंटरनेट की सेवा प्रदान करती हैं। तो ISP की फुल फॉर्म याद कर लो, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है ना। अगला अगर हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है मेरा कि पावर स्ट्रिप क्या है? पावर स्ट्रिप क्या है? तो इसमें ये बताइए कौन सा सही हो सकता है। इसमें कौन सा सही हो सकता है? तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन आपका ये है जो आपके सामने है कि यह एक विद्युत उपकरण है जिसका उपयोग बाल आउटलेट की क्षमता को विस्तारित करने के लिए किया जा सकता है, जो उपकरणों को समायोजित कर सकता है। यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। जो ए फॉर एप्पल है यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। आगे इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं ये है क्या। क्वेश्चन क्या कह रहा है देख और लो एक बार। पावर स्ट्रिप क्या है? ठीक है ना, पावर स्ट्रिप क्या है? तो एक्सप्लेनेशन में अच्छे से दे रखा है कि पावर स्ट्रिप एक विद्युत उपकरण होता है। जो पावर स्ट्रिप होता है वो क्या होता है? एक विद्युत उपकरण होता है जिसका उपयोग एक बाल आउट की क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए किया जा सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समूह MS एक्सेल के इंसर्ट टैब में मौजूद नहीं होता है? तो इसमें यह बता रखा है कि MS एक्सेल के अंतर्गत ऐसा कौन सा है जो इंसर्ट टैब में मौजूद नहीं होता है? तो इसमें पैराग्राफ ऑप्शन ये वाला बी फॉर बॉय वाला सही है। इसमें पैराग्राफ नहीं होता है। इसमें थोड़ा सा डिटेल और देख लेते हैं। डिटेल अच्छी खासी दे रखी है इसमें। जैसा कि MS एक्सेल में चित्र, चार्ट, फिल्टर, हाइपरलिंक आदि सम्मिलित करने के लिए इंसर्ट टैब का प्रयोग करते हैं। MS एक्सेल में समूह को सम्मिलित करने के लिए इस इंसर्ट टैब का प्रयोग करते हैं। इंसर्ट टैब खोलने के लिए शॉर्टकट की होती है, जैसे Alt+N उपयोग करते हैं। इंसर्ट टैब में उपलब्ध कुछ समूह निम्नलिखित हैं, जैसे टेबल्स होते हैं, इलिस्ट्रेशन होते हैं, ऐप्स होते हैं, चार्ट्स होते हैं, रिपोर्ट होती हैं और स्पेयर लाइंस होती हैं, फिल्टर, लिंक्स, टेक्स्ट और कह सकते हैं सिंबल्स। इंसर्ट टैब MS एक्सेल में पैराग्राफ अनुच्छेद उपलब्ध नहीं होता है। बाकी की सारे के सारी चीज़ें होती हैं पर पैराग्राफ वाला ये चीज़ नहीं होती। ये सारे के सारे जो चीज़ हम तो पढ़ा रहे थे ये सारा का सारा क्या होता है? ये होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे अगर हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम निम्नलिखित में से किस संगम के स्थान से होता है?
तो बताइए, गंगा यमुना सरस्वती, गंगा यमुना सरस्वती। वी फॉर बॉय इसका करेक्ट ऑप्शन है, गंगा यमुना सरस्वती, जैसे ये आपके इसमें दिखा रखा है। अगर इसके थोड़ा डिटेल देखते हैं तो ये दे रखा है कि जो गंगा यमुना सरस्वती है ये उत्तर प्रदेश के जिला प्रयागराज इलाहाबाद गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्थित है। चूंकि प्रयागराज ये 3 नदियों से मिल आकर मिलती है, ठीक है, आकर मिलती है, अतः इस स्थान को त्रिवेणी संगम के नाम से भी संबोधित किया जाता है। त्रिवेणी संगम पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, जहाँ पर प्रतिवर्ष माघ के महीने में और साथ ही 6 साल में कुंभ एवं 12 साल में महाकुंभ मेला आयोजन होता है। इस मेले में दुनिया के कोने कोने श्रद्धालु आगमन करते हैं। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं, एक आपको जो याद करने वाली बात है तो ये याद कर लेना कि प्रति माघ के महीने में 6 साल का क्या लगता है, कुंभ लगता है, 12 साल में क्या लगता है, महाकुंभ का मेला आयोजन होता है। ठीक है, ये आप याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा है, 6वां क्वेश्चन है, वो ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय नहीं है। इनमें से कौन सा है जो विश्वविद्यालय नहीं है उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। इसमें कौन सा है, बरकत उल्ला विश्वविद्यालय, सी फॉर कैट होगा, देखो सी फॉर कैट निकला कि नहीं निकला। बरकत उल्ला विश्वविद्यालय ये भोपाल में स्थित है। बरकत उल्ला जो ये वाला ऑप्शन ये आपका करेक्ट है ना। तो ये कहाँ पर है, ये भोपाल विश्वविद्यालय की स्थापना 1970 ईस्वी में हुई थी। इसे ही बरकत उल्ला विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है। इसका नाम स्वतंत्रता सेनानी प्रोफेसर बरकत उल्ला के नाम पर रखा गया था। आप याद कर सकते हैं कि ये किसके नाम पर पढ़ा था बरकत उल्ला, तो ये स्वतंत्रता सेनानी प्रोफेसर थे जिस वजह से इनका ये पढ़ा था, ठीक है ना। और मध्य प्रदेश में है बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की स्थापना 1975 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। बाकी की सारी ये डिटेल दे रखी हैं। आगे अगर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे है कि इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य नहीं है। इनमें से कौन सा एक क्या है, उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। तो आपको पता है कि रामलीला अपने उत्तर प्रदेश की बहुत अच्छी तरीके से मनाई जाती है और सबसे अच्छी है। ऐसे ही बी फॉर बॉय है, ये भी अपने उत्तर प्रदेश में मनाई जाती है। अहीर, जैसे अहीर डांस कह सकते हैं, एक अहीर यादवों को भी कहते हैं। ऐसे यहाँ पर डी फॉर डॉग ये वाला गंत है, जो गिद्दा नृत्य है, ये सबसे अपने उत्तर प्रदेश में नहीं मनाया जाता है। और भी डिटेल देख लेते हैं कौन कौन से देश में कौन कौन से क्या चीज़ें वो स्टेट में चीज़ें होती हैं। जैसे असम में अगर हम बात करते हैं तो बिहू, झूमर नृत्य और ये झूमर, अगर ये झूमर आ जाएगा तो वो राजस्थान में, झूमर होता है वो असम में होता है। ये आप ध्यान से रखना, याद हो सके तो इसको लिख भी सकते हैं आप। कहने का मतलब है बागुरम्मा बसंत में होता है और ओजापल्ली ये सारे के सारे असम के हैं। अगर हम गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात में क्या होता है, एक गरबा है, डांडिया है, रास है, टिप्पानी। देखो डांडिया तो याद ही रहेगा, रास भी याद रहेगा, गरबा याद रहेगा, टिप्पानी याद कर लेना। जम्मू कश्मीर में रऊफ, हिकात, मंदजास ये सारे के सारे जम्मू कश्मीर में हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में क्या है, रामलीला है, रासलीला है, नौटंकी है, अहिर नृत्य है, कजरी है, छपेली इत्यादि, कर्मा नृत्य है, धोबिया नृत्य है, ये सारे के सारे क्या हैं, उत्तर प्रदेश में हैं। और देखो पंजाब का गिद्दा या फिर गिद्ध नृत्य, भांगड़ा इत्यादि ये सब पंजाब के हैं। कर्नाटक में यक्षगान है, ठीक है ना, और करगा और लाम्बी ये सारे हैं। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा कि उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी नेशनल अकेडमी ऑफ आर्ट क्षेत्रीय केंद्र डैश में स्थित है। तो बताओ ये कहाँ पर है, तो ये लखनऊ में ही होगा। देखो बी फॉर बॉय, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, लखनऊ। तो अब ये देख सकते हैं कि ललित कला अकादमी, इसकी एकदम फुल फॉर्म याद कर लो फटाफट से, नेशनल अकेडमी ऑफ आर्ट्स है ना, ये भी कह सकते हैं। तो इसकी स्थापना 1954 में की गई थी, ये नई दिल्ली में की गई थी। ये ललित कला चित्रकलाओं के लिए एक तरीके से मूर्ति कला और चित्रकला, गृह निर्माण कला है ना, इस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने हेतु स्थापित की गई थी। उत्तर प्रदेश राज्य में ललित कला अकादमी का क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ में स्थित है। कहाँ स्थित है, लखनऊ में स्थित है, जिसकी स्थापना 1983 में की गई थी। ललित कला अकादमी भारत की में गठित एक स्वायत्ता संस्था है। ललित कला अकादमी की फेलोशिप को ललित कला अकादमी रत्न भी कहते हैं। जो उसको फेलोशिप को क्या बोला जाता है, ललित कला अकादमी रत्न भी कहते हैं। यह भारत में ललित कला के क्षेत्र में दिया जाता है जाने वाला सम्मान है। सर्वप्रथम जैमिनिया राय को ललित कला अकादमी फेलोशिप प्रदान की गई थी। किसे की गई थी,
जैमेनिया को, ठीक है ना, जैमेनिया को दी गई थी सबसे पहले। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं 109। इसमें अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में किस भगवान की पूजा की जाती है बताइए। और उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है, बताओ। जो आपको पता होगा कि दीपावली के बाद ये त्यौहार आता है जिसे कहते हैं छठ पूजा। क्या है? छठ पूजा। तो ये छठ पूजा में क्या होता है कि ये सूर्य की पूजा करते हैं, ठीक है। बाकी के अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इलाहाबाद में इनमें से कौन सा मेला मनाया नहीं जाता है, बताओ कौन सा मेला नहीं मनाया जाता है। तो इसमें से बैसाख का मेला नहीं मनाया जाता है ना। इसकी डिटेल हम आपको ज़रूर पढ़ाएंगे। और बाकी के सारे अपना कौन सा है, इलाहाबाद में ये मनाए जाने वाले हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये बैसाख का मेला पंजाब में मनाया जाता है। इस दिन सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह ने लोगों से 1699 में सिख धर्म का पालन करने के लिए कहा और खालसा पंथ का गठन किया था। प्रयागराज को त्योहारों का शहर कहा जाता है, ठीक है ना। प्रयागराज को त्योहारों का शहर कहा जाता है, जो त्योहार होते हैं उनका शहर कहा जाता है प्रयागराज को। ये क्वेश्चन भी सही है। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है आपके सामने, एसो चैम्पा है ना, एसो चैम्प एक राज्य स्तरीय वाणिज्य और उद्योग का प्रमुख चैम्बर ऑफ ट्रेड है जो निजी, सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों में बड़ी, मध्यम और छोटी इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे एसोचैम्प का पूरा नाम क्या है, तो सबसे पहले क्या है देख सकते हैं। इसमें जो इसको कह सकते हैं द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। हो सकता है कि ये आ जाए क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से है और प्रीवियस ईयर में से लिया गया है। बाकी का अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि उत्तर प्रदेश कब अस्तित्व में आया था। तो ये 1 अप्रैल को अस्तित्व में आया था और आप डेट भी याद कर सकते हैं 1937 में, ठीक है। आगे चलते हैं। 113वां क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है। तो आप याद कर सकते हैं कि जनगणना के अनुसार 199 है ना। ये नंबर याद कर लेना एक तरीके से, ये याद कर लेना 199581477, ठीक है ना। इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में एक जिला नहीं है, बताइए। इनमें से कौन सा देहरादून आपका इनमें से जिला एक नहीं है। देहरादून क्यों नहीं है, क्योंकि ये देहरादून के थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं देहरादून के बारे में, क्या क्या चीज़ें हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में कुल 75 जिले हैं, जिनमें से अमेठी, बस्ती, मेरठ जिले में उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आती है, जबकि देहरादून उत्तराखंड राज्य का एक जिला है। 9 नवंबर 2000 को ये उत्तर प्रदेश से अलग हो गया था। कब? 2000 9 नवंबर को, ठीक है ना। देहरादून को उत्तराखंड की अंतरिम राजधानी बनाया था, अंतिम राजधानी बनाया था, ठीक है। आगे चलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है बताइए। तो आप कह सकते हैं कि माउंट ऑफ द डेड। क्या है? माउंट ऑफ द डेड। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, तो बताइए। तो देखो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सिंधु के लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। तो ये बिल्कुल सही बात है, इन्होंने ही सबसे पहले कपास का प्रयोग किया था। तो ये ए फॉर एप्पल, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। देखो इसमें ये दे भी रखा है इसमें एक्सप्लेनेशन में कि कपास की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में दिखाई देता है। सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा निवासी कपास के उत्पादन में विश्व में प्रथम माने जाते थे। कपास की खेती के साक्ष्य मेहरगढ़ या बलूचिस्तान से प्राप्त होते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के उत्पादनों में कपास सबसे प्रमुख था। सिंधु घाटी सभ्यता एक प्राचीन भारतीय नगरी सभ्यता थी ये, ठीक है। तो ऐसे आप समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है। इनमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया था। मतलब इनमें से ये 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, इनमें से कौन से राजा थे जिन्होंने इसमें
निर्माण नहीं, मतलब बिल्कुल सहयोग नहीं किया था। तो सी फॉर कैट इसमें अलाउद्दीन खिलजी थे, इन्होंने ये कोई भी इनमें निर्माण नहीं किया था। ठीक है, बाकी के सभी लोगों ने इसमें निर्माण किया था। तो इसमें आप देख भी सकते हैं, यहाँ पढ़ देते हैं, चलो इसका क्या है एक्सप्लेनेशन है, थोड़ा सा आपको डिटेल ही मिलेगी। 13वीं शताब्दी में निर्मित कुतुब मीनार भारत में दक्षिण दिल्ली में स्थित ईंट से निर्मित विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। इसकी ऊंचाई लगभग 72 मीटर है। याद कर सकते हैं कि जो लंबाई है कितनी, 72 मीटर है। गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार के निर्माण की नींव रखी थी। किसका था? गुलाम वंश के शासक थे, कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार के नींव रख दी थी, है ना। उसने इसका केवल आधार ही बनवाया पाया था। बाद में उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने इसकी 3 मंजिलों का बनवाया था। ये आया कि 3 मंजिलों को किसने बनवाया था? तो आप कह सकते हो इल्तुतमिश ने इसकी 3 मंजिलें बनवाई थी, एवं उसके बाद में फिरोज शाह तुगलक ने इसकी 5वीं और अंतिम मंजिल बनवाई थी। ऐसा आया कि 5वीं और अंतिम मंजिल किसने बनवाई थी? तो आप कह सकते हैं फिरोज शाह तुगलक ने इसकी 5वीं और अंतिम बनवाई थी। और जबकि खिलजी वंश के संस्थापक अलाउद्दीन खिलजी ने इसका कोई निर्माण योगदान नहीं दिया था। अगले क्वेश्चन पे अगर हम बात करते हैं, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि घटना और तारीख के इन जोड़ों में कौन सा जोड़ सही ढंग से मेल खाता है? बताइए, इनमें से कौन सा है जो सही ढंग से मेल खाता है? तो देखो, एक चीज आप देख सकते हैं कि दिल्ली भारत की नई राजधानी बन गई थी 1911 में, बिल्कुल सही बात है। महात्मा गांधी ने इंडिगो प्लाटर्स की शिकायत पर ध्यान आकर्षित करने के लिए बिहार में चंपारण अभियान शुरुआत किया था। बिल्कुल भैया सही बात है ये भी, है ना। जो इसमें गलत बात है वो सी फॉर कैट होगा। कैसे कैट होगा? क्योंकि जो 1916 में हुआ था, ना कि 1914 में। भारतीय गृह नियम लीग की स्थापना करी थी, है ना, बीजी तिलक ने। तो ये 1916 में होगा जहाँ तक है। और बाकी ये भी सही था, आई एन ए वाला, देखो सी वाला सही है बिल्कुल, 1916 में था। स्वराज प्राप्त करने की दिशा में चलाई गई होम रूल आंदोलन के तहत भारत में 1916 में 2 होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। प्रथम होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में की थी, जिसका मुख्यालय कर्नाटक के बेलगाम में था। इस लीग का कार्य क्षेत्र बम्बई, कर्नाटक, मध्य प्रांत और बरार था। दूसरी होम लीग की स्थापना सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने की थी। इसका मुख्यालय मद्रास में था। इसका कार्य क्षेत्र संपूर्ण भारत था। ठीक है, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा कि इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराज उद दौला को हराया था? तो ये प्लासी का युद्ध हुआ था 1787 में। ए फॉर एप्पल, बिल्कुल ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है ना, देखो ए फॉर एप्पल, ये 23 जून और 1757 में हुआ था। ठीक है, और ये इस वीडियो का ये अंतिम क्वेश्चन है, वो जरा देख लेते हैं। जैन धर्म में 3 रत्न, है ना, दिए गए हैं और उन्हें निर्माण का मार्ग भी कहा गया है, वो क्या है? तो ये डी फॉर डॉग होगा। इसमें ये दे रखा है कि सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण होना चाहिए। ठीक है ना। आओ इसका थोड़ा डिटेल भी वर्जन देख लेते हैं, इसमें क्या क्या गया, क्योंकि काफ़ी डिटेल दे रखी है। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव थे। तो ये पूछ लिया जाए कि संस्थापक और प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो आप कह सकते हैं कि ऋषभ देव थे। कौन थे? ऋषभ देव थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थकर थे और महावीर स्वामी का जन्म 1540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृतिक अर्थ मगधी भाषा में दिए। जैन धर्म के 3 रत्न थे, जैसे इसमें कह सकते हैं सम्यक दर्शन या फिर सही विश्वास कह सकते हैं, सम्यक ज्ञान, सही ज्ञान होना चाहिए, सम्यक आचरण, सही आचरण होना चाहिए। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, इसमें आत्मा की मान्यता है। जैन धर्म पुनर्जन्म एवं कर्म बाद में विश्वास करते थे। ठीक है ना। तो ये वीडियो मेरी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट, लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे चैनल को काफ़ी मोटिवेट करता है न्यू वीडियो बनाने के लिए। तो अगर आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी है तो तहे दिल से धन्यवाद। हम मिलते हैं ऐसे ही न्यू वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत, बने रहिए।